हेलो दोस्तों, स्वागत है एक्स स्मार्ट एकेडमी स्टडी फॉर अचीव गोल में। जैसा कि आप जान रहे हैं, हम लोग 7th जेपीएससी पेपर 2 का क्लास कंटिन्यू कर रहे हैं। तो एक्स स्मार्ट एकेडमी में आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सिलेबस वाइज मिल रहे हैं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आज हमारा क्लास नंबर 5 है और आज का टॉपिक है मांझी परगना शासन व्यवस्था। मांझी परगना शासन व्यवस्था या मांझी शासन व्यवस्था दोनों एक ही शासन व्यवस्था है। इसका जो प्रमुख जनजाति है वो संथाल है, जिसके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि मांझी शासन व्यवस्था क्या है, उसमें कौन कौन से भूमिकाएं होती है, उसमें कौन कौन से मुख्य पदाधिकारी होते हैं, उन सभी के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। और आप अगर पहले से पढ़े होंगे तो आपको मालूम होगा कि सभी शासन व्यवस्थाओं से मांझी परगना शासन व्यवस्था में जो है वो पदधारी की जो भूमिका है वो अधिक है, यानी इसमें ज़्यादा पद है, इसमें ज़्यादा लोग काम करते हैं। हर एक पॉइंट के लिए, हर एक काम के लिए अलग अलग पदाधिकारी को रखा गया है। आज हम लोग इस शासन व्यवस्था का क्लास करके आज हम लोग 2 मार्क्स अपना कंप्लीट करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं मांझी परगना शासन व्यवस्था से एक क्वेश्चन पूछा जाता है जो 2 मार्क्स हमारा फिक्स करेगा। और आज उम्मीद करते हैं आज के जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं, हमारे टीम के द्वारा जितने भी क्वेश्चन कलेक्ट किए गए हैं, उन सभी क्वेश्चनों से आपको बेहतरीन लाभ मिलने वाला है। क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो हम लोग सीरीज कर रहे हैं, ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे कम पढ़कर हम ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाते हैं। आप देख रहे होंगे 20 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन पढ़ के हम एक क्वेश्चन को फिक्स कर रहे हैं। और उसके अलावा भी एडिशनल जानकारी के साथ साथ कि मांझी परगना शासन व्यवस्था क्या है, इसमें क्या भूमिका है, पहले हम लोग इसमें सब्जेक्टिव करते हैं, फिर इसका ऑब्जेक्टिव करते हैं, यानी दोनों तरीके से हम लोग कंप्लीट करते हैं इस शासन व्यवस्था के क्लास को। तो जो भी हमारे चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे हमारा लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। तो चलिए आइए सिलेबस देखते हैं कि हम लोगों ने अभी तक क्या कर लिया है पेपर 2 का, जो 200 मार्क्स का पूछा जाता है और कुल प्रश्नों की संख्या 100 होती है। उसमें हम लोगों ने क्या क्या कर रखा है। मुंडा शासन व्यवस्था बहुत ही अच्छे तरीके से कर रखा है, नागवंशी शासन व्यवस्था, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था। आज हम लोग करने वाले हैं मांझी परगना शासन व्यवस्था, जिससे हम लोग अपना 1 मार्क्स फिक्स करेंगे। मांझी परगना शासन व्यवस्था से 1 मार्क्स फिक्स करेंगे। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास करेंगे डोकलो सोहोर शासन व्यवस्था, या फिर इसी को कहा जाता है डकलो। ठीक है, ढोकलो या डोकलो दोनों ही एक ही है। किसी किसी बुक में आपको ढोकलो मिलेगा, किसी किसी बुक में आपको डोकलो मिलेगा। तो इससे हम लोग एक क्वेश्चन यहाँ से भी कर लेंगे। और सबसे लास्ट जो हमारा है जातीय पंचायत शासन व्यवस्था, इससे 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, जो 2 क्वेश्चन के माध्यम से पूछा जाता है। तो ये सभी शासन व्यवस्थाओं को हम लोग कंप्लीट करेंगे। जो ये हमारा झारखंड का इतिहास है, झारखंड के इतिहास में इतने सारे टॉपिक्स आते हैं। देखिए, आपको जो ऑफिशियल वेबसाइट द्वारा जो सिलेबस दिया गया है उससे मैं आपको दिखा देता हूँ। मुंडा शासन व्यवस्था हम लोगों ने कर रखा है, नागवंशी कर रखा है, पढ़ा कर रखा है, मुंडा मानकी कर रखा है। आज हम लोग करेंगे मांझी परगना शासन व्यवस्था या मांझी शासन व्यवस्था, ये हम लोग करने वाले हैं। जैसे ये हमारा झारखंड का इतिहास कंप्लीट होगा, इसके बाद हम लोग झारखंड का आंदोलन करेंगे और इससे भी हम लोग 14 मार्क्स जो है अपना एग्जाम में कंफर्म कर लेंगे। इस तरीके से हम लोग धीरे धीरे करके सारे सिलेबस को कवर करते चलेंगे। अभी एग्जाम को 84 डेज का ऐसा नोटिफिकेशन सुनने में आया है कि कुछ दिन अभी एग्जाम टलेगा, जब तक हमारा कोर्स यह कंप्लीट हो जाएगा। आप जानते हैं हम लोग हर एक दिन एक टॉपिक कर रहे हैं। अगर 1 महीना टाइम मिल गया तो हम लोग 30 टॉपिक कर लेंगे और आसानी तरीके से मिसलिनियस तक हम लोग सारा टॉपिक जो है वो झारखंड का कंप्लीट कर लेंगे। बात रहा मेंस का, तो मेंस के लिए भी मैं सब्जेक्टिव लाने वाला हूं बहुत ही जल्द, जिससे आपको और भी ज़्यादा लाभ पहुंचेगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं मांझी परगना शासन व्यवस्था क्या है, कि मांझी परगना शासन व्यवस्था या मांझी शासन व्यवस्था ये क्या है। सबसे पहले आपको मालूम होगा, इसके विषय में हम लोग सबसे पहले जानकारी रखते हैं कि कौन सी जनजाति इसमें काम करती है, ये हमको पहले मालूम होना चाहिए। तो फर्स्ट में ही मैंने आप लोग को बता दिया कि इसमें कौन सा जनजाति काम करती है, संथाल। क्या काम करती है, संथाल, यानी संथाल जनजाति का यह शासन व्यवस्था है सर। संथाल जनजाति का यह शासन व्यवस्था है जिसे मांझी परगना शासन व्यवस्था कहा जाता है। और गांव की शासन व्यवस्था जो होती है
ये मांझी परगना शासन व्यवस्था में जो गांव की शासन व्यवस्था होती है, इसमें 3 प्रमुख पदाधिकारी होते हैं। 3 प्रमुख पदाधिकारी होते हैं, और वो कौन कौन होते हैं मैं आप लोग को बता दूं। सबसे पहला तो मांझी, जो इसका क्या होता है, प्रधान होता है। उसके बाद होता है प्राणिक, प्राणिक होता है जो इसका उप प्रधान होता है। क्या होता है, उप प्रधान होता है, उप प्रधान होता है। इसके बाद होता है गुड़ाइत। इसके बाद क्या होता है, गुड़ाइत। गुड़ाइत क्या होता है भाई, तो गुड़ाइत होता है सचिव होता है, गांव का क्या होता है, सचिव होता है। तो अभी हम लोग 3 भूमिकाओं के बारे में पढ़े। मांझी जो प्रमुख होता है सर, प्राणिक जो उप प्रमुख होता है, प्राणिक होगा, ठीक है, प्राणिक जो उप प्रमुख होता है, और गुड़ाइत जो गांव का सचिव और संदेशवाहक भी होता है, ठीक है। इन तीनों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अब अन्य भूमिकाएं क्या क्या है उसके बारे में भी जानते हैं। तो इसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि मांझी शासन व्यवस्था में कौन सी जनजाति का है, तो संथाल जनजाति का है सर मांझी परगना शासन व्यवस्था। इसमें 3 प्रमुख पदाधिकारी होते हैं। कौन कौन होते हैं, एक तो मांझी होता है, एक प्राणिक होता है, और एक गुड़ाइत होता है। तो सर इन लोग का काम क्या है, तो मांझी जो है वो प्रधान है, मांझी जो है वो गांव शासन व्यवस्था का क्या है, प्रधान है। प्राणिक जो है वह उप प्रधान है, प्राणिक क्या है, उप प्रधान है। और गुड़ाइत क्या है, सचिव भी है और संदेशवाहक भी है। गुड़ाइत क्या है, सचिव भी है और संदेशवाहक भी है, ठीक है। इसके बाद हम लोग अन्य जो पद है, अन्य जो इसमें भूमिका निभाते हैं उनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो अगला होता है जोग मांझी। क्या होता है, जोग मांझी, जोग मांझी। तो जोग मांझी क्या करता है सर, इसका काम क्या है, तो जोग मांझी जो होता है वह उप सचिव होता है। क्या होता है, उप सचिव होता है। आपने देखा कि मांझी जो होता है वो प्रमुख होता है, और प्राणिक जो होता है वो उप प्रमुख होता है। फिर हम लोगों ने देखा गुड़ाइत जो सचिव होता है, और जोग मांझी जो उप सचिव होता है। अब आता है भगदो। क्या आता है, भगदो प्रजा, भगदो प्रजा। अब भगदो प्रजा क्या है सर, तो भगदो प्रजा जो है वो गांव के बुजुर्ग लोगों का एक समूह होता है। बुजुर्ग और प्रतिष्ठित मतलब जो जानकार हैं सभी चीज का, जो न्याय करने में सक्षम है, उन सभी का एक समूह होता है जिसको भगदो प्रजा कहते हैं। किसके समूह होते हैं, तो बुजुर्गों के, बुजुर्गों के एक समूह होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, भगदो प्रजा कहते हैं। उसके बाद आता है लासेर टोंगोय। लासेर, लासेर टोंगोय, लासेर टोंगोय। अब लासेर टोंगोय क्या है, तो लासेर टोंगोय जो है, जैसे हम लोग का रक्षा दल होता है, फोर्स होता है, उसी तरह से यह एक ग्राम रक्षा दल का प्रमुख होता है। ग्राम रक्षा दल का क्या होता है, प्रमुख होता है। कौन, लासेर टोंगोय। यानी किसी भी प्रकार के हमला को या किसी भी प्रकार के लड़ाई को नेतृत्व करने वाला को क्या कहते हैं, लासेर टोंगोय कहते हैं, लासेर टोंगोय। तो देखिए एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं सर। मांझी प्रधान होता है, प्राणिक उप प्रधान होता है, गुणाइत सचिव होता है, जोग मांझी उप सचिव होता है, भगदो प्रजा बुजुर्गों का या वरिष्ठों का समूह होता है जो न्यायिक कार्यों को करते हैं, और लासेर टोंगोय ये रक्षा दल का प्रमुख होता है। गांव के रक्षा दल जो होते हैं उनका प्रमुख होता है कौन, टोंगोय, ठीक है। अब और 2 भूमिका है। 2 कौन कौन सी भूमिका है सर, चौकीदार। कौन है, चौकीदार, चौकीदार। और एक होता है क्या, नायके, नायके। ये 2 होते हैं किसमें, गांव शासन व्यवस्था में। अभी तक हम लोग गांव शासन व्यवस्था की ही बात कर रहे थे। तो चौकीदार क्या होता है, गांव की चौकीदारी करने वाला। इसको तो समझाने की जरूरत नहीं है। चौकीदार का मतलब ही है कि गांव की चौकीदारी करने वाला जो होता है उसको क्या कहते हैं, चौकीदार कहते हैं। और नायकी जो होते हैं, आप अभी तक जितने भी शासन व्यवस्था पढ़े हैं, नायक का काम क्या होता है, पूजा पाठ का। तो यह गांव का जो होता है वो पुजारी होता है, धार्मिक प्रधान होता है। कौन, नायक, ठीक है। याद रखिएगा जितना भी हम भूमिका निभाएं उससे आपको देखिएगा अभी तक जितना हम बताएं उससे 50% और आगे जो बताएंगे उससे 40% तक क्लियर आपका हो जाएगा, जितना भी ऑब्जेक्टिव आपको इसमें पढ़ना है, ठीक है। आगे चलते हैं।
अब बता दें, आप सभी जानते हैं कि ये गांव शासन व्यवस्था है। अब गांव शासन व्यवस्था का भी समूह को कुछ हम लोग कहते हैं। हर एक शासन व्यवस्था में आपने देखा कि गांवों के जो समूह होते हैं, उन गांवों के समूह का भी कुछ नाम रखा जाता है। तो इसमें क्या होता है कि 5 से 8 गांव जो होते हैं, 5 से 8 गांव जो होते हैं, 5 से 8 गांवों के समूह को क्या कहा जाता है? 5 से 8 गांवों को मिलाकर जैसे कहा जाता है एक समूह, तो उसको एक देश ये लोग कहते हैं। एक देश बनता है और उस देश का जो प्रधान होता है वह देश मांझी या मोड़े मांझी होता है। कौन होता है? देश मांझी या मोड़े मांझी। मोड़े मांझी, देश मांझी या मोड़े मांझी को ही हम लोग क्या कहते हैं? वह 5 से 8 गांवों को मिलाकर जो समूह बनता है उसका प्रधान कहते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब आ गया बड़े समूह का बात कि अगर 15 से 20 गांव, 15 से 20 गांव, 15 से 20 गांव, 15 से 20 गांव को मिलाकर एक परगना बनता है। 15 से 20 गांव मिलाकर क्या बनता है? एक परगना बनता है। ठीक है, परगना बनता है जिसका प्रधान जो होता है वह प्रज्ञेत होता है। इसका प्रधान कौन होता है? देखिए लिख देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या वीडियो को और एक बार देख के आप इसको कंफर्म कर पाएंगे। प्रज्ञेत क्या कहते हैं? प्रज्ञेत कहते हैं कि 15 से 20 गांवों को मिलाकर एक प्रगना बनता है और इस प्रगना के प्रधान को प्रज्ञेत कहते हैं। 5 से 8 गांव को मिलाकर एक देश बनता है जिसका प्रधान देश मांझी या मोड़े मांझी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब ये जो हुआ 15 से 20 गांव जो हुआ, ये क्या काम करता है? यह उस मामले में कार्य करता है जब क्या होता है? देश मांझी या मोड़े मांझी किसी भी कार्य को सुलझाने में असमर्थ होता है या उसका निपटारा वो नहीं कर पाता है, तब यह समस्या जो है वो प्रज्ञेत के पास लाया जाता है। यानी 5 से जो 8 गांवों का समूह था उसको हम लोग क्या कहते थे? एक देश कहते थे। अब उससे अगर कोई काम सॉल्व नहीं हो पा रहा है तो वह कार्य जो है वो किसके पास लाएगा? प्रज्ञेत के पास लाएगा और यह प्रज्ञेत उसको सुलझाने का काम करेगा। अब कहा गया है कि कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें प्रज्ञेतों के ऊपर भी एक पद है। प्रज्ञेतों के ऊपर भी एक पद है और उस प्रज्ञेत के ऊपर पद को क्या कहते हैं? दिसुम। दिसुम प्रज्ञेत कहते हैं। क्या कहते हैं? दिसुम प्रज्ञा होता है, सॉरी दिसुम प्रज्ञा होता है। जो इसका ऊपर वाला पद, जो इसका ऊपर वाला जो समूह होता है उसको क्या कहते हैं? दिसुम प्रज्ञा। क्या कहते हैं? दिसुम प्रज्ञा। ठीक है, इसके बाद आता है कि मांझी शासन व्यवस्था जो होता है उसके तहत सबसे जो हल्का दंड होता है वो करेला होता है। कहने का मतलब है कर, कहने का मतलब है कर। जो सबसे हल्का दंड है वो कर है, यानी 1 रुपया 50 पैसे का दंड। 1 रुपया 50 पैसे का दंड जो होता है वो सबसे हल्का दंड होता है, इसको करेला कहते हैं। और सबसे कड़ा दंड जो होता है उसको क्या कहते हैं? बिटलाह। क्या कहते हैं? बिटलाह। बिटलाह कहते हैं। और इसमें क्या है? इसको समाज से बाहर कर दिया जाता है, या सामाजिक बहिष्कार का दंड होता है, इसे समाज से बाहर कर दिया जाता है। ठीक है, सबसे हल्का दंड हो गया करेला जिसमें 1.5 रुपया का दंड है। सबसे कड़ा दंड हो गया बिटलाह जिसमें समाज से बहिष्कार है, यानी उसको समाज से निकाल दिया जाएगा। अभी तक हम लोग जितना भी पढ़े एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं कि सर मांझी शासन व्यवस्था या मांझी परगना शासन व्यवस्था जो है वो संथाल जनजाति के लिए है। किस जनजाति के लिए है? संथाल जनजाति के लिए है। ठीक है, इसमें 3 प्रमुख भूमिकाओं का पदाधिकारी होता है। एक तो होता है मांझी, एक होता है प्राणिक और एक होता है गोड़ायत। सर ये प्रधान होता है, ये आपका उप प्रधान होता है, ये सचिव होता है, जोग मांझी जो होता है वो उप सचिव होता है, भगदो प्रजा जो होता है वह बुजुर्गों का समूह होता है, लासेर गोटाई जो होता है वह रक्षा दल का प्रमुख होता है, चौकीदार जो होता है वो चौकीदारी करता है, नायक जो होता है वो पूजा पाठ का काम करता है। उसके बाद क्या था?
कि सर 5 से 8 गांव मिलाकर एक समूह बनता है जिसका प्रधान देश मांझी या मोड़े मांझी होता है। 15 से 20 गांव मिलाकर एक परगना बनता है जिसका प्रमुख प्रगनेत होता है। और यह क्या काम करता है कि जो गांव शासन व्यवस्था या देश मांझी के द्वारा सुलझाया नहीं जाता वह प्रगनेत के पास लाया जाता है। और प्रगनेत से ऊपर भी कुछ कुछ समूहों का होता है जिसका नाम दिसुम प्रगना है। उसके बाद इसमें बात किया गया था दंड का। दंड में सबसे हल्का दंड 1.5 रुपया दंड है जो करेला नाम से जाना जाता है। और सबसे कड़ा दंड है वह है बिटला। सबसे कड़ा दंड क्या है? बिटला। वो क्या कार्य करता है? वह सामाजिक बहिष्कार करता है। किसी पर अगर बिटला लगा दिया गया तो उसको मतलब है उसको समाज से बाहर निकाल दिया गया। तो इतना कुछ हम लोग सब्जेक्टिव के रूप में मांझी परगना शासन व्यवस्था के बारे में जानते हैं। अब जो कुछ भी थोड़ा बहुत बचा है उसको हम लोग ऑब्जेक्टिव के माध्यम से क्लियरेंस करेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। और आज का सेशन का पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है मांझी परगना शासन व्यवस्था का संबंध निम्न में से किस जनजाति से है? तो आपको जैसा मालूम है सबसे पहला ही मैंने बताया था कि मांझी परगना शासन व्यवस्था जो है वह कौन से जनजाति का है? संथाल जनजाति का है। कौन से जनजाति का है? संथाल जनजाति का है ये मांझी परगना शासन व्यवस्था। यानी ऑप्शन बी जो होगा वो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए जितना भी सब्जेक्टिव मैंने बताया है उससे आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो जाने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संथाल द्वारा निम्न में से किस जनजाति से मांझी परगना शासन व्यवस्था ग्रहण किया गया है? अब बोल रहा है कि संथाल द्वारा जो यह शासन व्यवस्था है वह किस जनजाति के द्वारा ग्रहण किया गया है? तो मैं आप लोगों को बता दूं यह ग्रहण किया गया है सोरिया। किससे? सोरिया पहाड़िया। सोरिया पहाड़िया जनजाति से मांझी परगना शासन व्यवस्था ग्रहण किया गया है। किसके द्वारा? संथालों के द्वारा। सर यह संथाल जो है वह किससे यह शासन व्यवस्था को ग्रहण किए हैं? तो सोरिया। किससे? सोरिया पहाड़िया। सोरिया पहाड़िया के द्वारा यह शासन व्यवस्था को ग्रहण किया गया है। यानी ऑप्शन सी जो है वह करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मांझी परगना शासन व्यवस्था में ग्राम पंचायत का प्रधान क्या कहलाता है? अब देखिए ये मैंने बताया है कि मांझी परगना शासन व्यवस्था में गांव शासन जो होता है उसका प्रधान जो होता है वह कौन होता है? तो सर मांझी होता है। अब देखिए सभी का एक एक बार हम लोग चर्चा कर लेते हैं। जोग मांझी क्या होता है? सर उप सचिव होता है। प्रामाणिक का होता है, इसको हम लोग उप प्रधान कहते हैं। और प्रगनेत क्या होता है कि सर 15 से 20 गांवों का समूह का जो परगना होता है तो उसका प्रधान होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सा एक मांझी का प्रमुख कार्य नहीं है? अब बोला यह जो है कौन ऐसा काम है जो मांझी का कार्य नहीं है? तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि मांझी है कौन। तो मांझी कौन है सर? मांझी हमारे गांव पंचायत प्रशासन का, गांव पंचायत शासन व्यवस्था का प्रमुख होता है। तो प्रमुख का काम क्या होता है? न्यायिक, सामाजिक और आर्थिक, इन सभी में वो क्या करता है? अपना भूमिका निभाता है। ठीक है, तो वो उस चीज के बारे में हम लोग एक एक ऑप्शन को हम लोग पढ़ने वाले हैं। एक एक ऑप्शन को पढ़कर हम लोग उसमें देखेंगे। तो यह गांव के जमीन जायदाद से जुड़े विवादों का निपटारा करते हैं, ये तो सही है सर। यह गांव के पर्व त्योहार तथा अन्य उत्सवों का आयोजन कराता है, ये नहीं होगा सर, ये होगा ही नहीं, ये गलत है। यह लगान वसूलता है, ये तो सही है। यह विवाह संबंधों को स्थापित करने का कार्य करता है, ये भी सही है। यह कार्य है सर आपका नायके का। किसका कार्य है? नायके का। क्यों सर? क्योंकि वही जो है वो पूजा पाठ और धार्मिक कार्यों का प्रधान होता है, नायके। मांझी परगना शासन में नायके एक अधिकारी होता है जो त्योहार, पूजा पाठ उन सभी का क्या होता है? प्रमुख माना जाता है। ठीक है, आप ये समझ रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आप देख पा रहे हैं, मांझी के कार्यों के सफल संचालन के लिए, मांझी के कार्यों के सफल संचालन में कौन उसे सहयोग प्रदान करता है?
अब मांझी का कार्य जो है, तो मांझी कौन है, प्रमुख है। अब इसका जो कार्य में जो सहयोग करेगा, इसके सफल संचालन में जो सहयोग करेगा वह कौन होगा, तो वह होगा सर जोग मांझी। कौन होगा, जोग मांझी, जो उप सचिव होता है गांव पंचायत शासन व्यवस्था का। तो गांव पंचायत शासन व्यवस्था के प्रमुख जो मांझी हैं उनका सफल संचालन में कौन सहयोग प्रदान करता है, तो जोग मांझी करता है। यानी ऑप्शन ए जो होगा वह करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोग मांझी की अनुपस्थिति में उसके दायित्वों का निर्वहन कौन करता है। अब जोग मांझी का जो कार्य है उसका कार्य कौन करेगा, जब जोग मांझी अनुपस्थित रहेगा तो उसका कार्य कौन करेगा, जोग प्राणोक। जोग प्राणोक करेगा, जोग प्राणोक। देखिए इसके बारे में मैं बता दूं, यह उप सचिव का जो सहायक होता है, यह उप सचिव का सहायक होता है, जिसका पद का क्या नाम है, जोग प्राणोक। जोग प्राणोक, यानी ऑप्शन सी जो होगा वह करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है, मांझी परगना शासन व्यवस्था में झगड़ों के निपटारण हेतु गांव के कुछ वरिष्ठ लोगों के विचार विमर्श के लिए बुलाया जाता है। इस वरिष्ठ लोगों को क्या कहते हैं, हमने इस बारे में चर्चा किया है। तो इस वरिष्ठ लोगों को हम लोग क्या कहते हैं, भंदा प्रजा। क्या कहते हैं, भंदा प्रजा, या कहीं कहीं आपको भगदा प्रजा भी मिलेगा। भंदा प्रजा या भगदा प्रजा भी आपको कहीं कहीं मिलेगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए भंदा प्रजा। भंदा प्रजा क्या है सर, यह वरिष्ठ और बुजुर्ग लोगों का एक समूह है जो गांव के झगड़े के निपटारण हेतु गांव में बैठक करते हैं। यानी ऑप्शन ए जो होगा इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किसे उपमांझी के रूप में भी जाना जाता है। अब उपमांझी के रूप में किसे जाना जाता है, तो उपमांझी, तो उपमांझी मतलब क्या, मांझी मतलब प्रधान, तो उप प्रधान किसे माना जाता है, तो उप प्रधान माना जाता है परमाणिक को। किसको माना जाता है, परमाणिक को। परमाणिक को ही क्या कहा जाता है, उप प्रधान कहा जाता है। टारेस टंगोई जो होता है वो क्या होता है, रक्षा दल का प्रमुख होता है। चौकीदार तो आप जानते हैं, गांव का चौकीदार, ठीक है। यानी ऑप्शन ए जो होगा इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मांझी के सचिव के रूप में कौन कार्य करता है। अब मांझी के सचिव के रूप में कौन कार्य करता है, तो गुड़ैत। कौन काम करता है, गुड़ैत। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। गुड़ैत जो है, या अब गुड़ैत भी बोल सकते हैं इसको, यह कौन है, यह सचिव होता है किसका, तो ग्राम पंचायत शासन व्यवस्था का। मांझी परगना शासन व्यवस्था में जो गांव शासन व्यवस्था होता है उसका सचिव होते हैं कौन, गुड़ैत। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। ऑप्शन बी जो होगा इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि मांझी परगना शासन व्यवस्था में निम्न में से कौन किसी उत्साह या कार्यक्रम की जानकारी ग्रामीणों तक पहुंचाने का कार्य करता है। यानी कौन ऐसा है जो ग्रामीणों तक उसका संदेश को पहुंचाता है। तो हम लोगों ने पहले ही चर्चा किया था, जो मांझी का सचिव होता है, जो मांझी का सचिव होता है वही संदेश वाहक भी होता है। तो मांझी का सचिव कौन है, गुड़ैत। तो गुड़ैत को ही संदेश वाहक कहा जाता है कि किसी भी प्रकार के उत्सव या कार्यक्रम की जानकारी जो है वो पूरे गांव में कौन पहुंचाता है, तो गुड़ैत पहुंचाता है सर। यानी ऑप्शन ए जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। गुड़ैत संदेश वाहक भी होता है, साथ साथ में मांझी का सचिव भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि मांझी परगना शासन व्यवस्था में निम्न में से कौन गांव के परिवारों से संबंधित सूचनाएं एकत्रित करने का कार्य करता है। अब सूचना एकत्रित करने का कार्य कौन करता है, तो सूचना एकत्रित करने का कार्य कौन करेगा, जो सूचना पहुंचाता है। जो सूचना पहुंचाता है, तो सूचना कौन पहुंचाता है सर, गुड़ैत। गुड़ैत कौन है सर, मांझी का सचिव है। मांझी का कौन है, सचिव है। और यह संदेश
वाहक भी है और संदेश को एकत्रित भी करता है। कौन? गुणेत, यानी ऑप्शन सी जो होगा वह करेक्ट हो जाएगा। गुणेत क्या क्या कार्य करता है कि सर ये मांझी का सचिव है, मांझी का सचिव है, संदेश वाहक है, यानी संदेश वाहक कहने का मतलब है कि मांझी का संदेश को ग्रामीणों तक पहुंचाना और ग्रामीणों के संदेश को मांझी तक पहुंचाना, यह गुणेत का कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मांझी परगना शासन में गांव के प्रहरी के रूप में कार्य करता है? तो कौन जो है वह मांझी परगना शासन में गांव के प्रहरी के रूप में कार्य करता है? तो कौन करता है? टारेस टंगोय। प्रहरी कहने का मतलब प्रहार करना यानी रक्षा, किसी भी प्रहार को रोकना, यह रक्षा का काम होता है, रक्षा दल का काम होता है। और रक्षा दल का प्रमुख कौन है? टारेस टंगोय। टारेस टंगोय या टारेस टंगाय, ये कौन होता है? यह मांझी परगना शासन व्यवस्था का रक्षा दल के प्रमुख होते हैं, टारेस टंगाय। चौकीदार कौन होता है? जो गांव का चौकीदारी करता है। भगदो प्रजा कौन होता है? भगदो प्रजा जो है या भंदो प्रजा जो है वो कौन होता है? सर वह बुजुर्गों और वरिष्ठों का एक समूह होता है जो गांव के झगड़ों का निपटारण करता है। मोड़े मांझी कौन होता है? मैंने आप लोगों को बताया था कि 5 से 8 गांवों के समूह को मिलाकर एक समूह जो बनता है उसे एक देश कहते हैं और इसका प्रमुख जो होता है या देश मांझी या मोड़े मांझी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मांझी परगना शासन व्यवस्था में कौन पुलिस की भांति कार्य करता है? अब मांझी परगना शासन व्यवस्था में कौन पुलिस की भांति कार्य करता है? तो पुलिस के भांति कौन कार्य करता है? यहाँ में से आप जानते होंगे सर, चौकीदार। कौन काम करता है? चौकीदार। यह गांव की चौकीदारी करता है, यह एक पुलिस का कार्य करता है, इसीलिए इसका ऑप्शन ए जो होगा वह करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांझी परगना शासन व्यवस्था में निम्न में से कौन मांझी के आदेश पर किसी को गिरफ्तार करता है? यानी यह कह रहा है कि मांझी का आदेश पाकर कौन ऐसा है जो किसी भी मुजरिम को, किसी भी दोषी को वह गिरफ्तार करता है, पकड़ता है? तो कौन? चौकीदार। कौन करता है? चौकीदार, क्योंकि यही जो है वह पुलिस का कार्य भी करता है सर। और पुलिस ही क्या करते हैं? गिरफ्तार करते हैं, किसी भी दोषी को पकड़ते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी जो होगा वह करेक्ट हो जाएगा, चौकीदार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मांझी परगना शासन व्यवस्था में 15 से 20 गांवों को मिलाकर बने समूह को क्या कहा जाता है? तो 15 से 20 गांवों के समूह को मिलाकर परगना कहा जाता है, यह मैंने आप लोगों को बता रखा है। परगना कहा जाता है किसको? 15 से 20 गांवों को मिलाकर, और इसका प्रमुख जो होता है वह प्रगनेत होता है। कौन होता है? प्रगनेत होता है। प्रगनेत जो होता है वो 15 से 20 गांवों को मिलाकर बने परगना समूह का प्रधान होता है। दिसुम कौन होता है? सर दिसुम परगना जो होता है वह होता है जो प्रगनेत के द्वारा नहीं सुलझाया जाता है, तब यह परगना के समूह होते हैं, कुछ कुछ समूह होते हैं, उनका यह प्रधान होता है। ग्राम पंचायत जो जानते हैं जो सबसे पहला स्तर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 कि मांझी परगना शासन व्यवस्था में परगना का प्रधान क्या कहलाता है? तो मैंने अभी बताया प्रगनेत कहलाता है। मांझी परगना शासन व्यवस्था का जो परगना का प्रधान होता है, यानी 15 से 20 गांवों के समूह का जो प्रधान होता है वह कौन होता है? प्रगनेत होता है, यानी ऑप्शन ए जो होगा वह करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 जो है, मांझी परगना शासन व्यवस्था में प्रगनेत का सहायक कौन होता है? तो मैंने आप लोग को बताया था कि प्रगनेत का सहायक कौन होगा? इसका नीचे पद वाला होगा। तो प्रगनेत के नीचे कौन होता है? तो सर 5 से 8 गांवों का समूह का प्रधान होगा। 5 से 8 गांवों के समूह का प्रधान जो होगा वो प्रगनेत का सहायक होगा। तो कौन कौन होता है? या तो एक देश मांझी होता है या तो मोड़े मांझी होता है। तो ऑप्शन में आप देख रहे हैं देश मांझी, यानी ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। देश मांझी जो होता है वो मांझी परगना शासन व्यवस्था में प्रगनेत जो होता है उनका सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है
मांझी परगना शासन व्यवस्था में देश मांझी लगभग कितने गांवों का प्रधान होता है? तो मांझी परगना शासन व्यवस्था में देश मांझी जो होता है वो 5 से 8 गांवों के समूह का एक प्रधान होता है। 5 से 8 गांवों के समूह का प्रधान कौन होता है? तो देश मांझी या मोड़े मांझी, देश मांझी या मोड़े मांझी, इसी को देश मांझी या मोड़े मांझी भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए मैंने एक एक करके सारा कुछ कंप्लीट कराने का जो निर्णय लिया है वो आपको कैसा लग रहा है ये हमें कमेंट में बताएं, और वीडियो को लाइक जरूर करें। जो भी लाइक नहीं किए हैं, जितने भी व्यूअर्स हैं, उन सभी से अनुरोध है कि लाइक जरूर करें। लाइक से हमें आपकी प्रोत्साहन का पता चलता है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि जेपीएससी का एग्जाम जो है वो बहुतों का सपना है, और उस सपने को साकार करने का यह एक बहुत ही सुनहरा अवसर मिला है जो 7th जेपीएससी के माध्यम से मिलने जा रहा है। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। मांझी परगना शासन व्यवस्था में जिन मामलों का निपटारा प्रगनेत द्वारा नहीं किया जाता वह किससे हस्तांतरित किया जाता है? मैंने आपको बताया था कि कुछ विशेष क्षेत्रों में प्रगनेत के ऊपर भी एक समूह होता है जो किस नाम से जाना जाता है? दिसुम परगना। किस नाम से जाना जाता है? दिसुम परगना, और उसका प्रमुख जो होता है वह दिसुम प्रगनेत को कहा जाता है। दिसुम परगना जो होता है उसका प्रमुख कौन होता है? दिसुम प्रगनेत। ठीक है, यानी ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट होगा। तो देखिए मांझी से ऊपर हो गया प्रगनेत, और प्रगनेत से मांझी से ऊपर होगा देश मांझी, देश मांझी से ऊपर होगा प्रगनेत, और प्रगनेत से ऊपर होगा दिसुम प्रगनेत। यानी ऑप्शन सी जो होगा वो 19 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है कि मांझी परगना शासन व्यवस्था में यौन अपराधों के दी जाने वाली सजा क्या है? अब यौन अपराधों को कौन सी सजा दी जाती है? तो यौन अपराधों को सबसे कड़ी सजा दिया जाएगा। करेला तो दिया नहीं जाएगा, सबसे कड़ी सजा क्या दिया जाएगा? बिटला। सबसे कड़ी सजा बिटला है, जो सामाजिक बहिष्कार का संदेश है। सामाजिक बहिष्कार, अगर किसी को बिटला सजा मिल गया यानी उसको समाज से बाहर कर दिया गया, सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया। करेला दंड क्या है? यह सबसे निचला दंड है, सबसे हल्का दंड है। क्या है सर? 1.5 रुपये का जुर्माना। 1.5 रुपये का जुर्माना जो है वो करेला दंड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 21 कि बिटला के तहत दोषी को किस प्रकार की सजा दी जाती है? तो मैंने अभी बताया कि बिटला के तहत दोषी को गांव से बहिष्कृत कर दिया जाता है, गांव से बाहर कर दिया जाता है। यह बिटला सजा का स्वरूप है कि गांव से बहिष्कार कर देना, यानी ऑप्शन डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। मांझी परगना शासन व्यवस्था में बिटला की सजा को किस प्रकार समाप्त किया जाता है? अब मांझी परगना शासन व्यवस्था जो है वह बिटला के भी समाप्त करने का एक प्रावधान रखा गया है, और वह समाधान कैसे होता है कि दोषी द्वारा क्षमा याचना करते हुए पूरे गांव को जाति भोज देने पर, यानी दोषी द्वारा जो होता है वो क्षमा मांगा जाता है जिससे वो अपराध किया है, और पूरे गांव को जाति भोज, यानी जितने भी गांव में जितने भी उनके जाति के हैं उनको भोज दिया जाता है, उनको खाना खिलाया जाता है। यानी बिटला का भी वो जो है वो सजा को समाप्त करने का एक प्रावधान है। यानी ऑप्शन सी जो होगा करेक्ट हो जाएगा। क्या है सर? दोषी द्वारा क्षमा याचना और पूरे गांव को भोज। ठीक है, इसको याद रखना है। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है और अच्छा क्वेश्चन है। बिटला सबको जानते होंगे कि बहुत बड़ा सजा होता है, इसमें बहिष्कार कर दिया जाता है, लेकिन इसको समाप्त करने के लिए क्या किया जाता है इसके बारे में आपको जानकारी मिल गया कि दोषी द्वारा क्षमा याचना और पूरे गांव को भोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 कि मांझी परगना शासन व्यवस्था में सबसे हल्की सजा क्या है? तो मैंने अभी बताया सबसे हल्की सजा क्या है? करेला दंड। करेला दंड क्या है? वो सबसे हल्की सजा है जिसमें 1.5 रुपये का जुर्माना दिया जाता है। 1.5 रुपये का जुर्माना जिसमें दिया जाता है उसे क्या कहा जाता है? करेला दंड। यानी ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांझी परगना शासन व्यवस्था में करेला दंड के तहत कितने रुपये का जुर्माना लगाया जाता है?
तो कितने रुपये का जुर्माना लगाया जाता है? तो इसके बारे में 24 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा ऑप्शन ए, 5 से 150, 5 से 150 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है। यानी सबसे हल्का हो गया 1.5 रुपया, और अगर इसको कैलकुलेट किया जाता है तो 5 से 150 रुपये के अंतर्गत इसकी जो है वो जुर्माना लगाया जाता है। देखिए हम लोग 1.5 रुपया पढ़ रहे हैं, ठीक है, यह उसका प्रारंभिक था, लेकिन माध्यमिक क्या हो गया कि 5 से 150 रुपया। ऑप्शन में अगर आपको ये ना मिले तो 5 से 150 रुपया, यानी आधुनिक में जो है मध्य अवस्था में जो है वो 5 से 150 रुपये का जुर्माना लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांझी परगना शासन में गांव का धार्मिक प्रधान क्या कहलाता है? तो मांझी परगना शासन व्यवस्था में गांव का धार्मिक कौन कहलाता है? नायके, जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ रखा है। नायके जो होता है वो पूजा पाठ का परम जो होता है वो प्रधान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मांझी परगना शासन व्यवस्था में धार्मिक अपराध करने पर किसी अपराधी को किसके द्वारा फैसला सुनाया जाता है? अब मांझी परगना शासन व्यवस्था में धार्मिक अपराध जो किया है तो उसको सजा किसके द्वारा सुनाया जाएगा? सजा तो उसको सजा सुनाया जाएगा उस धार्मिक के प्रधान के द्वारा। तो धार्मिक का प्रधान कौन होता है? नायके। नायके जो होता है वो धार्मिक का प्रधान होता है, यानी इसका ऑप्शन बी जो होगा वह करेक्ट हो जाएगा। यानी नायके जो है वो धार्मिक प्रधान होता है और वही धार्मिक अपराधों के प्रति सजा सुनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 कि निम्न में से कौन मांझी परगना शासन व्यवस्था में उपनायके की भांति कार्य करता है? अब उपनायके माने उस नायक का सहयोगी। तो उपनायके किसे कहेंगे? कुड़ाम नायके को। किसको कहेंगे? कुड़ाम नायके को। इसको नोट कर लीजिएगा, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा कि कुड़ाम नायके जो होता है वह नायके का सहायक होता है, जिसे उपनायके पद से पदधार किया जाता है। ठीक है, यानी ऑप्शन ए जो होगा करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27 का। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है कि मांझी परगना शासन व्यवस्था में गांव से बाहर के देवी देवताओं की पूजा पाठ संपन्न कराने का कार्य कौन करता है? तो गांव से बाहर जो देवी देवता है उनके पूजा का संपन्न कराने का जो कार्यभार है वो कौन निभाता है? तो कुड़ाम नायक निभाता है, नायके का सहायक जो होता है। कुड़ाम नायके का कार्य क्या है कि गांव के बाहर देवी देवताओं को पूजा करने का जो कार्य है वो कुड़ाम नायके को दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है कि मांझी परगना शासन व्यवस्था में सर्वोच्च वैसी न्यायिक संस्था कौन सी होती है? सर्वोच्च वैसी न्यायिक संस्था जो होती है वह कौन सी होती है? तो लोबीर सेंद्रा। लोबीर सेंद्रा जो होता है वह जो होता है वो बेसी न्यायिक संस्था का सर्वोच्च यानी सबसे ऊंचा होता है। लोबीर सेंद्रा, लोबीर सेंद्रा, यानी ऑप्शन बी जो होगा वह करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्या कह रहा है कि मांझी परगना शासन व्यवस्था में शिकार परिषद को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो शिकार परिषद को किन नाम से जाना जाता है? यानी सेंद्रा बेंसी, सेंद्रा बेंसी। और इसका प्रमुख कौन होता है? अभी आप लोगों ने देखा, क्या देखा? लोंसरा सेंद्रा। ठीक है, यानी 30 का ऑप्शन बी जो होगा वह करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है कि मांझी परगना शासन व्यवस्था में निम्न में से किसे भूमि प्रदान नहीं की जाती है? अब इसमें बोल रहा है कि कार्य के दौरान किसे जो है वो भूमि प्रदान नहीं की जाती है? तो वरिष्ठों का जो समूह होता है जो झगड़ों का निपटारण करते हैं यानी भगदो प्रजा, उसे किसी भी कार्य के लिए भूमि प्रदान नहीं की जाती। ठीक है, बाकी सभी के लिए, इन सभी के लिए भूमि का प्रावधान है। ये जो कार्य करते हैं तो इनके लिए इसे भूमि दी जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 में क्या कह रहा है कि निम्न में से किस अवसर पर मांझी परगना शासन व्यवस्था में अधिकारियों का चुनाव किया जाता है? अब अधिकारियों का चुनाव जो है वह किस अवसर में किया जाता है इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो माघ सीम में, किसमें?
माघ सिम में जो है इनका चुनाव किया जाता है। माघ सिम, कौन सा अवसर होता है चुनाव करने का? माघ सिम, यानी ऑप्शन बी जो होगा वह करेक्ट हो जाएगा कि मांझी परगना शासन व्यवस्था में जो अधिकारियों का चुनाव होता है वो कब किया जाता है? माघ सिम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। निम्न में से किस नियम के आधार पर संथाल जनजाति की मांझी परगना शासन व्यवस्था को कानूनी मान्यता प्रदान की गई? अब किस नियम के अनुसार कानूनी जो है वो मान्यता प्रदान की गई, इसके बारे में पूछा जा रहा है हमारे क्वेश्चन नंबर 33 में। तो किस यूल रूल्स, किस रूल से? यूल रूल के माध्यम से जो है इसे कानूनी मान्यता प्रदान की गई थी। किसे? मांझी परगना शासन व्यवस्था को। यूल रूल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि निम्न में से या कौन सा ऐसा कानूनी ये कारण था, नियम था, रूल था जिसके माध्यम से मांझी परगना शासन व्यवस्था को कानूनी मान्यता प्रदान की गई? तो यूल रूल्स, यूल रूल्स के माध्यम से ही इसे जो है कानूनी मान्यता प्राप्त हुई थी। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 में हम लोग देखेंगे कि संथाल जनजाति में माह को किस नाम से जाना जाता है? संथाल जनजाति में माह को किस नाम से जाना जाता है? तो माह को किस नाम से जाना जाता है? बोंगा। किस नाम से जाना जाता है? बोंगा। मांस मत मार दीजिएगा, ठीक है। बोंगा नाम से जाना जाता है संथाल जनजाति में माह को, यानी ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा है और यह है कि संथाल जनजाति क्या है? संथाल जनजाति में किस माह से वर्षा की शुरुआत की जाती है? संथाल जनजाति में किस माह से वर्षा की जो होती है वह शुरुआत की जाती है या होती है? तो होगा का माघ बोंगा में। माघ बोंगा में वर्षा की शुरुआत की जाती है, माघ बोंगा में। माघ बोंगा में याद रखिएगा कि माघ बोंगा जो है वह माघ जो होता है, माघ क्या पढ़े थे? माघ सेमी। माघ सेमी जो होता है वह चुनाव का महीना होता है और माघ बोंगा जो होता है वह संथाल जनजातियों में वर्षा की शुरुआत के लिए माना जाता है, यानी ऑप्शन डी जो होगा वह करेक्ट हो जाएगा। तो ये था हमारा आज का मांझी परगना शासन व्यवस्था, जो कमेंट करके आप बताइएगा कि आपको कैसा लगा और लाइक करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यह 7 जेपीएससी पेपर 2 का क्लास चल रहा है बहुत ही शानदार तरीके से, जो आपको धीरे धीरे करके सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो है सिलेबस वाइज वो कंप्लीट कराए जा रहे हैं। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बेल आइकन के प्रेस करने से आपको हमारा लेटेस्ट नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा। और अगर आप कुछ एडिशनल जानकारी चाहते हैं तो इसके लिए आपको हमारे एक्समार्ट एकेडमी ऑफिशियल ग्रुप जो टेलीग्राम में है उससे आपको जुड़ना होगा और यह पीडीएफ भी आपको वहां से मिल जाया करेगी। इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है उसके भी पीडीएफ अपलोडेड किए जाते हैं ऑब्जेक्टिव के साथ में। तो टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना ना भूलें और साथ ही इसमें क्यूज का भी आयोजन किया जाता है जिससे आपका रिवीजन होता रहेगा। फेसबुक पेज को फॉलो कर ले, इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अपलोडेड है। एक्समार्ट एकेडमी में स्मॉल क्यूज होते हैं और ट्विटर में आपको लेटेस्ट जानकारी मिलते रहेंगे। तो सबसे प्रमुख है आपका टेलीग्राम। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाते हैं तो आपको सभी प्रकार की जानकारी वहां से उपलब्ध हो जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, दम भर शेयर कर दे जिससे आपके द्वारा किसी और का भी लाभ हो जाए। अंत तक हमारे वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।